हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, IIFL होम फाइनेंस से रिलेटेड एक न्यूज आई है और उस न्यूज में ये बताया गया है कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ADIA ने IIFL होम फाइनेंस में 20% स्टेक खरीदा है और उस स्टेक की कीमत लगाई गई है 2,200 करोड़ रुपए। आइए इसी पर बात करते हैं और IIFL फाइनेंस के पूरे बिजनेस मॉडल और हिस्ट्री और आगे के प्रोजेक्शन के बारे में भी विस्तार से चर्चा करते हैं। इस डील के बारे में बताया गया है कि ADIA has picked 20% stake in IIFL Finance for ₹2,200 crore. अब अबू धाबी Sovereign Wealth Fund will make the investment through a wholly owned subsidiary, said IIFL Home Finance. IIFL Home Finance ने कहा है अबू धाबी Sovereign Wealth Fund जो इन्वेस्टमेंट करेगी वो wholly owned subsidiary से करेगी, ऐसा स्टेटमेंट जारी करते हुए IIFL Home Finance ने इंफॉर्मेशन दी है। IIFL Home Finance has entered a definitive agreement. IIFL Home Finance एक definitive agreement में आ चुकी है जिसमें कि वो 2,200 करोड़ रुपए यहाँ पे 20% स्टेक के बदले में ADIA से उठाने वाली है और ये जो डील है सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल है। अप्रूवल आने के बाद ये डील फाइनल होगी, यानी डायरेक्ट ऑटोमेटिक रूट से ये नहीं होगी। डील के होने के बाद ये लार्जेस्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट होगा अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में, ऐसा IIFL ने कहा है। इस इन्वेस्टमेंट से क्या उम्मीद जताई जा रही है? ये इन्वेस्टमेंट कंपनी को अगले नेक्स्ट फेज के ग्रोथ के लिए पैसा उपलब्ध कराएगा और इससे कंपनी को उम्मीद है कि वो कंट्री के सब बड़े और अंडर सर्व्ड, कंपनी का कहना है कि ये जो मार्केट है वो अंडर सर्व्ड है और फास्ट ग्रोइंग अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में अच्छा करने के लिए ये पैसा काम आएगा। IIFL फाइनेंस होम फाइनेंस जो है वो 2006 में स्थापित हुआ था और उसके 1,68,000 के से ज्यादा जो है कस्टमर बेस है, 16 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज में है और 200 ब्रांचेस के साथ ये कंपनी काम कर रही है। 3,200 एम्प्लॉइज इसके अभी हैं। कंपनी स्मॉल टिकट हाउसिंग लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में डील करती है। ये इसके प्रोडक्ट हैं और कंपनी ग्रीन अफोर्डेबल बिल्डिंग जो है डेवलपर्स जो स्थानीय जो डेवलपर होते हैं उनके थ्रू भी बनाने में फाइनेंसिंग करती है। तो इस तरह से IIFL फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जो कि अब एक नेक्स्ट फेज में जाने के लिए तैयार है और 2,200 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ ये कंपनी अब आने वाले समय में नेक्स्ट फेज की तैयारी कर रही है। जहां तक बात ADIA की है, ADIA एक ग्लोबल डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन है और ये इसका जो स्वामित्व है वो अबू धाबी की सरकार के पास और ये ग्लोबली इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक अच्छी डील उभर करके सामने आ रही है। अब IIFL के बारे में और काफी जानकारी IIFL होम फाइनेंस के बारे में, कंप्लीट उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है हाल के दिनों में, उस पर हम लोग कंप्लीट और उनके शेयर परफॉर्मेंस के बारे में कंप्लीटली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, IIFL फाइनेंस की बात की जाए तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 13,431 करोड़ है, यानी कि मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है। स्टॉक PE आपको रीजनेबली लो मिल रहा है, 11 रुपए के आसपास। ROCE 11%, करेंट मार्केट प्राइस 350 रुपए के आसपास, बुक वैल्यू 170 रुपए, ROE 20%। हाई लो की बात करेंगे 396 और 234 के रेंज में एक साल में ये घूम रहा है। 0.99% डिविडेंड यील्ड और फेस वैल्यू 2 रुपए। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी के बारे में और इंफॉर्मेशन फाइनेंस से क्लियर है और ये एक NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जो कि होम लोन में डील करती है। अब इसके पीयर कंपैरिजन की बात अगर करेंगे तो इस कैटेगरी में बजाज फाइनेंस नंबर 1 पे है और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, यानी 3,43,000 करोड़ रुपए के आसपास है। सेकंड नंबर पे बजाज फिनसर्व है 1,94,999 करोड़ रुपए के मार्केट शेयर के साथ और इस तरह से ये कंपनी आपको मिलती है 8वें नंबर पे IIFL 13,431 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ। अब जहां तक स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग की बात है, इस सेक्टर की ये जो 8 कंपनियां हैं उसमें बजाज फाइनेंस आपको सबसे ज्यादा हाईएस्ट PE पर मिलने वाली कंपनी है और इसके साथ आप देख सकते हैं कि IIFL जो है वो 11 रुपए के PE पर मिल रही है, यानी कि ये स्टॉक सस्ता है। और इससे भी नीचे अगर एक कंपनी है आप देखिए तो 10 रुपए 78 पैसे के PE पर एक क्वालिटी कंपनी है मुथूट फाइनेंस। तो कहने का मतलब है कि अभी ये स्टॉक रीजनेबली आपको सस्ता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, बट इट इज नॉट कि केवल आप PE रेशियो के बेसिस पर ही इन्वेस्टमेंट करने जाते हो। बाकी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेड रेवेन्यू होती है जो कि लोगों को लगता है, तो वो फ्यूचर एक्सपेक्टेड रेवेन्यू के बेसिस पे शेयर को डिस्काउंट करते हैं और उस आधार पे शेयर वहां पर प्राइस कर रहा होता है। बजाज फाइनेंस हमेशा और बजाज
आज फिनसर्व हमेशा मार्केट को रिएक्ट करते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए पी इनका आप देख सकते हैं कि 40 के ऊपर ही दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो जून 2019 से डेटा जो क्वार्टरली रिजल्ट का यहाँ दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से रेवेन्यू इनका उस समय 1191 करोड़ रुपए था। सितंबर 2019 में वो बढ़कर वो हो जाता है 1154 करोड़ रुपए, दिसंबर 2019 में 1141 करोड़, यानी कि आप देख सकते हैं कि इधर 2019 में वो 1100 करोड़ रुपए के रेंज में यहाँ पे होता है। मार्च 2020 में ये बढ़कर के हो जाता है सीधे 1306 करोड़ रुपए, और इसके बाद वोलेटिलिटी थोड़ी आती है 1287 करोड़ रुपए जून 2020 क्वार्टर में, 1466 करोड़ रुपए का रेवेन्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है सितंबर 2020 में, और उसके बाद 1489 करोड़ रुपए का दिसंबर 2020 में, 1598 करोड़ रुपए का मार्च 2021 में, फिर इसके बाद 1514 करोड़ रुपए जून 2021 में, और सितंबर 2021 में 1668 करोड़, देन 1798 करोड़ दिसंबर 2021 में, और मार्च 2022 अभी खत्म हुए क्वार्टर में ये सीधे बढ़कर के हो गया 1856 करोड़। यानी कि कंपनी जो जून 2019 में आज से 3 साल के पहले वाले क्वार्टर में 1100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बैठती थी, अब वो 1900 करोड़ रुपए के रेंज में आती हुई दिखाई दे रही है। आप फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो यानी जैसे अब ग्रॉस प्रॉफिट की अगर आप बात करते हैं तो वो 237 करोड़, 243 करोड़, और यहाँ पे इनको दिखाई दे रहा है आपको कि यहाँ इनको केवल 6 करोड़ रुपए की प्रॉफिट हुई थी। 73 करोड़, 256 करोड़, 332 करोड़, और उस तरह से होता हुआ ये 300 के रेंज में, और अब ये आपको दिखाई दे रहा है ये 400 करोड़ के रेंज में ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी फाइनेंसिंग प्रॉफिट यहाँ पे उसको बोलेंगे। और फाइनेंसिंग जो मार्जिन है वो 20% के ऊपर ही बना हुआ है, और यहाँ पे ये 0% था मार्च 2020 के साल में, और 6% जून, ये कोरोना पीरियड था। और उसके बाद आप देखते हैं कि फिर से ये दिसंबर 2020 के बाद ये 20% के रेंज में आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। अदर इनकम, क्योंकि एक एनबीएफसी है तो वो अपने पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती है, तो अदर इनकम आपको 50 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ इस तरह से मिलता हुआ 50-60 करोड़ के रेंज में आपको ये दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की आप बात करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 257 करोड़ रुपए जून 2019 के क्वार्टर में था, और वो उसी रेंज में बढ़ता बढ़ता आपको इस समय 420 करोड़ रुपए दिखाई देता है। और नेट प्रॉफिट 175 करोड़ जून 2019 में, फिर 86 करोड़, 182 करोड़, 59 करोड़, फिर आप देख सकते हैं 213 करोड़, 268 करोड़, 248 करोड़ से होता होता ये प्रॉफिट आपका ये बढ़ते हुए इस समय 321 करोड़ रुपए हो जाता है। ईपीएस की जहां तक बात करेंगे तो 5 रुपए 47 पैसे जून 2019 में था, फिर ये घट के 2 रुपए 69 पैसे, फिर 5 रुपए 71 पैसे, 1 रुपए 55 पैसे, 83 पैसे, और फिर उसके बाद ये बढ़ना शुरू हुआ जैसे ही कोरोना का प्रभाव कम हुआ, ये बढ़ना शुरू होता है, और आज ही 8 रुपए 45 पैसे पे कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ यहां तक पहुंच आया है। एक एनबीएफसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो परफॉर्मेंस का होता है वो होता है उसके ग्रॉस और नेट एनपीए में क्या वो बढ़ोतरी हो रही है या उसमें कमी आ रही है। तो एनपीए एक परफॉर्मेंस का बड़ा पैरामीटर होता है, नेट प्रॉफिट से भी बड़ा एक किसी भी कंपनी की हेल्थ को नापने का एक बड़ा जरिया होता है। तो आप देखिए यहाँ पर जो एनपीए है, अगर हाल के क्वार्टर की बात की जाए तो वो 2% के ऊपर बना हुआ है, और इस क्वार्टर में चिंताजनक रूप से वो 3% हो गया ग्रॉस एनपीए। और लेकिन नेट एनपीए की बात करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लास्ट क्वार्टर में 1.83% था, उसके पहले 1.47%, यानी 1.47 से ये बढ़ गया। और अगर आप बात करेंगे कुछ क्वार्टर्स की पहले की 0.97, 1%, 1.1, 1.47 और 1.83, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर फेज के लिए ये एक नेगेटिव चीज है कंपनी के लिए कि उसका ग्रॉस एनपीए और उसका नेट एनपीए दोनों ही बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट की बात करेंगे 2011 से, तो रेवेन्यू 1472 करोड़, 1879 करोड़ 2012 में, फिर 2600 करोड़, 2800 करोड़ 2014 में, 2015 में 3500 करोड़, 2016 में 3900 करोड़, 2017 में 3100 करोड़, मार्च 2018 में 6000 करोड़ का सेल आप देखते हैं। और उसके बाद वोलेटिलिटी थोड़ी है, 4900 करोड़, 4800 करोड़, 5800 करोड़ और 6800 करोड़ का जो लेवल है मार्च 2018 वाला, तो ये फिर से इन्होंने प्राप्त कर लिया है। और उसी तरह से आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट भी इनको देना होता है। कोई भी एनबीएफसी होती है तो वो अपना खर्च, वो इनके प्रोडक्ट क्या है, इनके प्रोडक्ट ये लोन देते हैं, तो लोन देने के लिए पैसा होना चाहिए और उसके लिए वो पैसा बाजार से उठाते हैं और उसके लिए इनको इंटरेस्ट देना होता है।
तो ग्रोइंग फेज में आप इंटरेस्ट को देख रहे हैं 241, 515, 1000 करोड़ से होता होता 2991 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट हो गया है। तो इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल ही ऐसा होता है। आप ईयरली प्रॉफिट के अगर नेट प्रॉफिट पे जंप करते हैं तो आप पाते हैं कि 215 करोड़ 2011, और उसके बाद 136 करोड़, 272 करोड़, 278 करोड़, 447 करोड़, 511 करोड़, और इस तरह से 500 करोड़ के ऊपर ही इनका प्रॉफिट आपको दिखाई देता है। और अभी मार्च 2022 में खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर में ये सीधे 1000 करोड़ रुपए से ऊपर इन्होंने प्रॉफिट अपना दिखाया है। ईपीएस में आप देखिए 7.50 का जो ईपीएस 2011 में होता था, वो आज जो है वो 4 गुना बढ़ते हुए 31 रुपए ईयरली का ईपीएस कंपनी दे रही है। डिविडेंड पे आउट रेशियो 40%, 32%, और ये इस समय 15 से 22% के रेंज में दिख रहा है। तो ओवरऑल कुल मिलाकर के कंपनी ने आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट के फ्रंट में 10 सालों में ग्रोथ की है, ईपीएस में भी ग्रोथ की है। आप इसको इनके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ से भी समझ सकते हैं। 10 साल में 14% सीएजीआर में सेल्स की ग्रोथ हुई है, 10 साल में 24% प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है, और स्टॉक के प्राइस में 29% की ग्रोथ 10 सालों में हुई है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 16%। तो इस हिसाब से कुल मिलाकर के आपको दिखाई दे रही है कि कंपनी ने परफॉर्मेंस करके दिखाया है। अब बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं कि रिजर्व 2011 में 1607 करोड़ जो हुआ करता था, आज के डेट में वो रिजर्व है 6388 करोड़ रुपए। और ये रिजर्व अचानक नहीं, धीरे धीरे आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 1600, 1696, 1900 करोड़, 2000 करोड़, 2400, 3200 करोड़, 4300 करोड़। कंपनी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है, रिजर्व बढ़ता जा रहा है। अब इस बैलेंस शीट में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एक एनबीएफसी की बैलेंस शीट है। इसके फंडामेंटल्स में आप ये नहीं देखेंगे कि इसकी बोरोविंग्स बढ़ती जा रही है तो यहां खतरा है। कंपनी बेचती क्या है? कंपनी कोई प्रोडक्ट नहीं बेचती, कंपनी लोन देती है। तो लोन देती है तो उसके लिए उसके पास पैसा होना चाहिए, तो इसलिए ये बोरोइंग करती है। 2928 करोड़ रुपए की बोरोइंग मार्च में करते थे, फिर 6000 करोड़ के आसपास हुआ, फिर ये 9575 करोड़, 10,000 करोड़, 14,000 करोड़, 15,000 करोड़। इस तरह से करते करते आप देख रहे हैं कि 36,000 करोड़ रुपए अभी मार्च के क्वार्टर में खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने उठाए। और इस तरह से यही कारण है कि इनकी लायबिलिटीज आपको दिखाई दे रही है 45,000 करोड़। जितना आप लोन उठाएंगे उतना ही आप लोन देंगे, और उस हिसाब से मुद्दा यही फिर हो जाता है कि आपका एनपीए कितना है, यानी कि लोग जो लोन ले रहे हैं उसके बाद वापस नहीं कर रहे हैं। तो ये एक कंसर्न की बात होती है किसी भी एनबीएफसी के लिए। तो आप देख सकते हैं टोटल एसेट्स वाइज अगर कोई कंपनी थी 6000 करोड़ रुपए की बुक वैल्यू की, और आज वो हो गई है 45,000 करोड़ रुपए की। जो लायबिलिटीज होगी वही आपकी एसेट्स होगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ जून 2019 से जो प्रमोटर्स हैं वो धीरे धीरे आपको निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रमोटर्स 29% जून 2019 में थे, जो कि अभी 24.91% है। एक ट्रेंड आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा करते हुए यहां से निकलते गए, और जब ज्यादा परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 2019 से मार्च 2020 में ये निकलते हुए दिखाई दिए थे। वहां से 24% के ऊपर इन्होंने होल्ड किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं प्रमोटर्स यहाँ ज्यादा परसेंटेज में नहीं है। एफआईआई की जहां तक बात की जाए तो एफआईआई 20% तक यहां पर है। एफआईआई हाईएस्ट अगर आप देखें हाल के दिनों में तो दिसंबर 2019 में एफआईआई 24% के ऊपर थे, और वहां से एफआईआई भी गए और वहीं से प्रमोटर्स भी गए, यानी कि दोनों को कुछ न कुछ नेगेटिव न्यूज की इंफॉर्मेशन रही होगी, तो दोनों इस वजह से निकले होंगे। तो उसके बाद आप देखिए एफआईआई ने बराबर अपना स्टेक यहां पर कम किया है, लेकिन उसके बाद मार्च 2021 के बाद यहां फिर से वो आ गए, और सितंबर 2021 में वो फिर से 24% के ऊपर चले गए थे, और अभी कुछ उन्होंने सेल ऑफ किया हुआ है। डीआईआई का कॉन्फिडेंस इस कंपनी में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी मार्च क्वार्टर में इन्होंने थोड़ा ऐड किया हुआ है। कंपनी अगर डाइजी होती है, कंपनी में नेगेटिव फैक्टर्स कुछ ज्यादा होते हैं, तो आप एज यूजुअल देख सकते हैं, क्योंकि कंपनी सस्ती मिलेगी तो आप एज यूजुअल देख सकते हैं कि यहाँ पर पब्लिक अपना स्टेक बढ़ाती चली जाएगी। पब्लिक ने शुरुआत में आप हाईएस्ट अगर आप देखेंगे तो सितंबर 2020 में थे, लेकिन उसके बाद आप देखें उसके बाद भी दिसंबर 2020 में भी इन्होंने बढ़ाया हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा सा उन्होंने सेल ऑफ किया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि उसका जो शिफ्ट हुआ है वो आपको एफआईआई की तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कुल मिला के आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है और कंपनी की जो हाल के वर्षों की जो
परफॉर्मेंस है वो आपको दिखाई दे रही है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी है तो कंसिस्टेंटली है, कंपनी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है। कंपनी को एक चीज पर जो है काफी ध्यान देना है और वो है एनपीए। अगर कंपनी एनपीए के मोर्चे पर अच्छे तरीके से रह गई, अच्छे तरीके से वो मैनेज कर लेती है, तो कंपनी के फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम नहीं दिखाई देता और कंपनी फिर अच्छा कर पाएगी। इस स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस की बात की जाए तो वो है 349। इस न्यूज के बाद इसमें 6% की तेजी आती हुई दिखाई दी। मैक्सिमम रिटर्न की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो मैक्सिमम रिटर्न है वो 4200% का मैक्सिमम रिटर्न आपको दिखाई दे रहा है। इसने अपने इन्वेस्टर्स को 4200% का रिटर्न अब तक दिया है। आप ये देखिए कि कुछ सालों तक ये कंपनी आपको 2011 से लेकर 2014 तक यहां एक साइडवेज पैटर्न में चलते हुए दिखाई दे रही है। 14 के बाद यानी करीब 15 के बाद ये थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रही है। 17 से लेकर के 18-19 के रेंज में आपको ये इसमें स्पाइक होते हुए दिखाई दिया है और उसके बाद ये एक करेक्शन के मोड में आपको ये यहाँ पे डब्ल्यू फॉर्मेशन में करते हुए दिखाई देता है और फिर ये उठता हुआ दिखाई देता है। तो कहने का मतलब है कि 4256% के रिटर्न के साथ ये कंपनी यहाँ पे बैठी हुई है। जहां तक 5 साल के रिटर्न की बात है तो आप देखिए इसमें केवल 20% का रिटर्न दिखाई दे रहा है क्योंकि वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए यहाँ एक जबरदस्त यहाँ करेक्शन आया हुआ है, छोटे बड़े बड़े करेक्शन यहाँ इस कंपनी में आप देख सकते हैं। लेकिन 1 साल के लेवल पर कंपनी ने 31% का रिटर्न अपने निवेशकों को बनाकर दिया हुआ है। परफॉर्मेंस जो आप देख सकते हैं कि जो चार्ट है वो अच्छा चार्ट तो नहीं है, वोलेटिलिटी काफी ज्यादा आपको दिखाई दे रही है और ये इस तरह से बढ़ता हुआ स्टॉक है। तो आप बहुत ज्यादा रिलायंस के परफॉर्मेंस में शॉर्ट टर्म में 1 साल से लेके 5 साल के बीच का तो जो भी परफॉर्मेंस है वो आपको एक सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दे रहा है। अभी आप देखिए इसी साल ये 237 रुपए था, तो दैट इज वाई 1 साल का परफॉर्मेंस अभी आपने देखा था ये है 31%। तो वहां से ये ऊपर आ गए हैं और अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि फर्दर कैपिटलाइजेशन के कारण ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकेगी। कुल मिलाकर के अगर 1 महीने के परफॉर्मेंस की बात करेंगे आप तो वहां पे आपको 13% का रिटर्न मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि IIFL का फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है। IIFL के पास जो ये पैसा आ रहा है बड़ी मात्रा में 2200 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि कंपनी अपने फ्यूचर जो प्लान्स हैं उसको एक्सपेंशन करने के लिए उसको कंपनी इस्तेमाल करेगी। यानी अब एक उम्मीद जताई जा रही है कि फर्दर कंपनी का जो री रेटिंग होना चाहिए और री रेटिंग होने के कारण आपको इसके पीई रेशियो जो कि मार्केट के शेयर प्राइस में भी बढ़ने के बाद पीई रेशियो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि अगर कंपनी ने अपने एनपीए में कमी की, पहला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, और दूसरा एक्सपेंशन तो कंपनी कर ही रही है और उसके बाद किस तरह से क्वालिटी लोनिंग करती है और उसमें एनपीए में कैसे कंट्रोल करती है, उस पर काफी कुछ डिपेंड होगा कि कंपनी आने वाले समय में कितना रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को कमा के देती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि IIFL फाइनेंस में जो पैसा आने वाला है अबू धाबी के सॉवरेन इंटरनेशनल फंड से, उससे रिलेटेड और कंपनी के जितने भी फंडामेंटल्स है उसको कवर करने के बाद आपको IIFL फाइनेंस के बारे में एक अपनी राय बनाने में मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।